जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रोटेशनल मोशन चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हुए बनाए गए हैं। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से अटैम्प्ट करें और जितना स्कोर आपका आता है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ से इसके पीडीएफ को डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे नहीं होगा। पिंड का जड़त्व आघूर्ण निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए घूर्णन अक्ष पर, ऑप्शन बी द्रव्यमान पर, ऑप्शन सी द्रव्यमान वितरण पर, ऑप्शन डी कोणीय वेग पर। देखा जाए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो जड़त्व आघूर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I=mr²। यहाँ पे m है पिंड का मास और r है पिंड और घूर्णन अक्ष के बीच की दूरी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो मास पे डिपेंड करता है, रोटेशनल एक्सिस पे भी डिपेंड करता है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे भी डिपेंड करता है। कोणीय वेग पर डिपेंड नहीं करता, कोणीय वेग पर निर्भर नहीं करता। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण एक वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी पिंड की जो पिंड के रोटेशनल मोशन का विरोध करती है, पिंड की घूर्णन गति का विरोध करती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, घूर्णन गति में सभी कणों का रेखीय वेग होता है। अब लीनियर वेलोसिटी बतानी है घूर्णन वेग रोटेशनल मोशन में। तो अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेट करते हुए बॉडी के जितने भी पार्टिकल्स हैं, जैसे ये एक पार्टिकल ए है और ये एक पार्टिकल बी है, तो दोनों पार्टिकल का जो ओमेगा होगा वो तो समान रहता है। ओमेगा ए इक्वल टू होगा ओमेगा बी, दोनों का कोणीय वेग क्या होगा? समान रहेगा। लेकिन लीनियर वेलोसिटी की बात करें तो लीनियर वेलोसिटी होती है, इसकी वेलोसिटी जैसे v1 है, इसकी वेलोसिटी जैसे v2 है, तो लीनियर वेलोसिटी होती है r ओमेगा, v इक्वल टू होता है r ओमेगा। मीन्स अगर कण की दूरी एक्सिस से जितनी ज़्यादा होगी उसकी लीनियर वेलोसिटी उतनी ज़्यादा होगी, उसका रेखीय वेग उतना ज़्यादा होगा। तो डिफरेंट जो कण हैं, जो भिन्न कण हैं, उनकी जो दूरी है वो भिन्न भिन्न है और भिन्न भिन्न दूरी होने के कारण जो वेलोसिटी है वो भी भिन्न भिन्न हो जाएगी। तो अगर घूर्णन गति में देखा जाए तो सभी कणों का जो वेग होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, घूर्णन गति में द्रव्यमान के तुल्य राशि है। घूर्णन गति में द्रव्यमान के तुल्य राशि बताना है। तो हमें पता है कि अगर लीनियर मोशन होता तो उसमें लगता है F=ma और इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो होता है τ=I α। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन है, यहाँ पे कौन सा एक्सीलरेशन है? यहाँ पे एंगुलर एक्सीलरेशन है। यहाँ पे फोर्स है तो यहाँ पे टॉर्क है, और यहाँ पे जो मास है तो यहाँ पे जो मास है उसका जो रोल प्ले करता है रोटेशनल मोशन में वो करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण। तो मास के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा। तो थर्ड का जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं। अब रेखीय संवेग के आघूर्ण को क्या कहते हैं? ये देखो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है पिछले कई सालों में, तो इसे सही से देखना। जैसे कि अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस टॉर्क। और अगर हम एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर हम टॉर्क लेंगे मोमेंटम का, तो मोमेंटम का टॉर्क लेने का मतलब होता है एंगुलर मोमेंटम। तो मोमेंटम का टॉर्क इक्वल हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम के। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ का वो हो जाएगा डी। अब अगर बात आ रही है एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है?
टॉर्क इक्वल टू होता है dL/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क। अगर किसी बॉडी पे टॉर्क अप्लाइड कितना है, 0 होता है, तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी पिंड का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, नियत है, तो बताओ कि कब वो कैसे हो सकता है, कब रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो तब रहेगा जब उस पर टॉर्क नहीं लग रहा है। और अगर पूछा जाए कि किसी बॉडी का मोमेंटम का कांस्टेंट रहेगा, तो मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा अगर उस पर फोर्स अप्लाइड शून्य है, आरोपित बल 0 है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक लड़का घूर्णन तल पर अचानक बैठ जाता है, तो तल का नियत रहता है। तल का क्या नियत रहेगा? तो अगर कोई एक रोटेटिंग प्लेन है, एक कोई प्लेन है जो कि घूर्णन कर रहा है, एक रोटेटिंग प्लेन पे एक लड़का बैठ जाता है, कोई भी ऐसे मास रख देते हैं हम। अगर ये ओमेगा से घूम रहा था पहले, और अगर इसमें मास हमने रखा, मास रखने के कारण क्या हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, क्योंकि मास आ गया तो mr², इसकी कोई ना कोई दूरी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ने के कारण ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का जो एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट है। इस प्लेटफॉर्म का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इसके 5th का जो सही आंसर हो जाएगा डी। 5th का सही आंसर हो जाएगा डी। अब देखो इससे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। और क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक कोई व्यक्ति है, इस प्लेटफॉर्म पे किनारे से केंद्र की तरफ गति करता है, किनारे से केंद्र की तरफ गति करता है, तो बताना है कि इसका जो कोणीय वेग है वो बढ़ेगा कि घटेगा। अब देखो अगर कोई व्यक्ति किनारे से केंद्र की तरफ मूव करेगा, गति करेगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा तो ओमेगा क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि आई ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर घट रहा है तो ओमेगा बढ़ रहा है। अब अगर कोई व्यक्ति केंद्र से किनारे की तरफ गति करेगा तो क्या होगा, केंद्र से किनारे की तरफ गति करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, आघूर्ण और कोणीय संवेग का संबंध समान होता है, संबंध के। आघूर्ण और कोणीय संवेग का संबंध हमें बताना है, किसके समान होता है। तो हमें पता है आघूर्ण में जो टॉर्क होता है, टॉर्क इक्वल टू होता है dL/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क। कोणीय संवेग परिवर्तन की दर को आघूर्ण कहते हैं। और F इक्वल टू होता है dP/dt, न्यूटन सेकेंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है फोर्स के। तो F इक्वल टू dP/dt। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो फोर्स और मोमेंटम में जो संबंध होगा वो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के समान होगा। तो 6 का आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, स्पर्श रेखा के परिता ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण है। इस स्पर्श रेखा के परिता ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण बताना है। अब ठोस गोला देखते हैं। तो वो ठोस गोले का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, सेंटर के परिता। इसके केंद्र के परिता कितना होता है, तो इसके केंद्र के परिता होता है 2/5 mr²। स्पर्श रेखा के परिता पूछा है तो स्पर्श रेखा बना लेते हैं। यहाँ पे एक स्पर्श रेखा हमने खींची है। इस स्पर्श रेखा के परिता पूछा है, इन दोनों के बीच की दूरी होगी r, और ये दोनों आपस में कैसी होंगी, समांतर होंगी। तो इसमें समांतर अक्ष परिमेय लगा देंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम होती है I = ICM + mr²। ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे ICM कितना है, 2/5 mr² है, और mr² को इसमें और जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/5 mr²। तो इसका जो आंसर होगा वो 7/5 mr² हो जाएगा, और ऐसा जो ऑप्शन है वो है सी। तो 7 का आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है,
एक ठोस गोला लुढ़क रहा है, इसकी कुल गतिज ऊर्जा है। अब अगर कोई गोला रोलिंग कर रहा है तो रोलिंग में कौन सी मोशन होती है? रोलिंग में दोनों मोशन होती हैं। कौन सी? लीनियर और रोटेशनल मोशन। तो लीनियर मोशन की वजह से इसकी वेलोसिटी होगी v और रोटेशनल मोशन की वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी टोटल कितनी हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि ये ठोस गोला है और ठोस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? ठोस गोले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 mr²। तो यहाँ पे हम इसकी काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये हो गया। यहाँ पे हम हाफ m r² ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे v इक्वल टू आर ओमेगा हमने रख दिया है, क्योंकि रोलिंग में b इक्वल टू आर ओमेगा होता है। रोलिंग में b इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसलिए यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे है 1/5, यहाँ पे है 1/2, तो ये हो जाएगा 7/10 mr² ओमेगा स्क्वायर। इसका आंसर हो जाएगा 7/10 mr² ओमेगा स्क्वायर, जो कि है ऑप्शन सी। अब देखो रोलिंग में क्या होता है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। रोलिंग में अगर कोई बॉडी रोल करती है तो रोलिंग में जो नीचे वाला जो पॉइंट है, जो लोएस्ट पॉइंट है, वो रहता है रेस्ट पे। ये पॉइंट रेस्ट पे रहता है, विरामावस्था में रहता है। और विरामावस्था में रहेगा तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा? आर ओमेगा हो जाएगा। और जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। लोएस्ट पॉइंट तो रेस्ट पे रहता है और उच्चतम बिंदु होता है, उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। और नीचे से ऊपर तक अगर जाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ती हुई चली जाती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंट पॉइंट की वेलोसिटी बताओ, किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, बलय है, चकती है और ठोस गोले के खुरदरे आनत तल पर नीचे की ओर लुढ़काया जाता है, तो जमीन पर कौन पहले पहुंचेगा? अब देखो बलय है और इनको लुढ़काया जा रहा है नीचे, तो कौन पहले पहुंचेगा? तो पहले वो पहुंचेगा जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, जिसका त्वरण ज़्यादा होगा। और किसका त्वरण ज़्यादा होगा? एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है a इक्वल टू g sin थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई अपॉन mr²। इस फॉर्मूले को याद रखें। यहाँ से देखो दिख रहा है कि एक्सीलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उसका एक्सीलरेशन कम हो जाएगा। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है उसका एक्सीलरेशन कम हो जाएगा, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। और जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा वो पहले जल्दी पहुंच जाएगा। तो बताओ कौन पहले जल्दी पहुंचेगा? अगर रिंग, डिस्क और सॉलिड स्फीयर की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम किसका होता है? सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, इसलिए सॉलिड स्फीयर का एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा और सॉलिड स्फीयर सबसे पहले नीचे पहुंचेगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। 9th का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। अब देखो इस तरह का एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है कि अगर जो तल है, अगर जो प्लेन है वो स्मूथ हो तो कौन पहले पहुंचेगा नीचे? अगर प्लेन स्मूथ है तो पहले कौन नीचे पहुंचेगा? अगर स्मूथ है तो सभी एक साथ नीचे पहुंचेंगे, क्योंकि फिर रोलिंग नहीं होगी, सभी फिसल के नीचे आ जाएंगे। और सभी का एक्सीलरेशन क्या होगा स्मूथ पे? सभी का एक्सीलरेशन होगा g sin थीटा। फिर रोलिंग होगी नहीं तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो अगर क्वेश्चन में स्मूथ तल दिया गया है, चिकना तल दिया गया है, तो चिकने तल पे सभी का त्वरण समान होने के कारण सभी एक साथ नीचे पहुंचते हैं। और अगर रफ है तो रफ में तो हमने देखा ही है कि किस तरह से ये सॉल्व किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है, खोखला गोला एक्स एक्स के प्रति लुढ़क रहा है, मूल बिंदु के प्रति कोणीय संवेग है। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस कोई बॉडी जा रही है तो बताओ मूल बिंदु के प्रति क्या हो जाएगा उसका कोणीय संवेग। ये लुढ़क रहा है, गोला है, लुढ़कने में दो वेलोसिटी इसके पास होंगी, ओमेगा और वी। इस बिंदु के प्रति बताना है, ये जो बिंदु ओ है मूल बिंदु है, इसके प्रति बताना है
कि क्या होगा। तो अगर ये लुढ़क रहा है तो इसके पास दोनों कोणीय संवेग होंगे, रोटेशनल का भी, घूर्णन का भी और लीनियर का भी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई ओमेगा प्लस एम बी आर, आई ओमेगा प्लस एम बी आर। इसे सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा आई ओमेगा प्लस एम बी आर। अब अगर देखा जाए तो इसका मोमेंटम फिर से कितना है, अगर ये हॉलो स्फीयर है, खोखला गोला है, तो खोखला गोला का होता है 2/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा प्लस एम आर स्क्वायर ओमेगा, एम आर स्क्वायर, क्योंकि वी इक्वल टू आर ओमेगा रख दिया है तो एम आर स्क्वायर ओमेगा यहाँ पे भी हो गया है। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 5/3 एम आर स्क्वायर ओमेगा। 10th का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब देखो इससे और कोई क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर ये पूछा जाएगा कि कोई बॉडी एक्स अक्ष के समांतर गति कर रही है, एक्स अक्ष के समांतर गति कर रही है समान वेग से, तो बताओ मूल बिंदु के प्रति उसका कोणीय संवेग बताओ, कोणीय संवेग बताओ मूल बिंदु के प्रति कितना होगा। तो जो कोणीय संवेग होगा वो कितना होगा, वो होगा एम बी आर, और वो कांस्टेंट रहेगा क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो लंबवत दूरी है आर, वो समान रहती है इसलिए। और अगर ये बॉडी बाई एक्सिस के पैरेलल जा रही होती तब भी जो एंगुलर मोमेंटम रहता वो एम बी आर ही रहता, तब भी वो कांस्टेंट रहता, तब भी सेम रहता। तो ये क्वेश्चन एयरफोर्स में कई बार पूछा गया है, पिछली बार ही पूछा गया था कि अगर कोई पिंड इस तरह से गति कर रहा है। अब अगर देखो ऐसा अगर पूछा जाता कि अगर कोई पिंड किसी एंगल पे मोशन कर रहा है इस तरह से, तब भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम रहेगी और एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नियत वेग से गति कर रहा है एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स एक्सिस के समांतर या फिर वाई एक्सिस के समांतर या फिर किसी कोण पर, तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, मूल बिंदु के प्रति कांस्टेंट रहेगा। तो ये रोटेशनल मोशन के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, इनको एक बार अटेम्प्ट करना है तुम लोगों को, और अपना जो भी स्कोर आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें,